आजकल देखने में मिलता है कि बहुजन समाज के बहुत से लोग बहुत सारे पाखंड और कर्मकांडों में उलझे हुए हैं। रोज रोज नई नई कर्मकांडी विधि द्वारा पाखंडवाद को परोसा जा रहा है और बहुजन समाज जो है उसमें बहुत ज्यादा लिप्त होता जा रहा है। खास तौर पे जो महिलाएं हैं उन लोगों में इस तरह का क्रेज देखा जा रहा है कि हर बात में जब भी कुछ होता है तो वो कुछ न कुछ पूजा के रूप में ले जाकर अपना पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। खासतौर पे बहुजन समाज की महिलाएं जो हैं, जिन्हें पता नहीं होता है आदि और अंत का, लेकिन फिर भी पूजा पाठ के नाम पर वो हर जगह तैयार रहती हैं और आगे बढ़ के उन सब में हिस्सा लेती हैं। जिन्हें पता नहीं है कि वास्तविक क्या है, क्या पूजना है, किसको पूजना है, कैसे पूजना है, लेकिन जाएंगे जरूर। कहीं कहीं तो ये भी देखा जाता है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बहुजन समाज की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, दूध चढ़ाती हैं, फल फूल चढ़ाती हैं, आरती करती हैं। बाकायदे ये भी देखा जाता है कि अब बुद्ध चर्चा के नाम पर लोग धन ऐंठने का काम भी लोग कर रहे हैं, वो हमारे बहुजन समाज के ही लोग हैं। समस्या यह है कि लोगों को समझाएं कैसे। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो इन सब कर्मकांडों को समझ रहे हैं, पाखंडवाद को जान रहे हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि वो अपने घर की औरतों को, अपने घर की लेडीजों को समझा नहीं पाते, क्योंकि लेडीजें अधिकांश बहुजन समाज में आज भी अनपढ़ हैं, गंवार। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, जो औरतें हैं, उनको भी अपने बहुजन समाज के इतिहास के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वो भी इसी कर्मकांड में लिपटी हुई हैं। अधिकांश भारतीय लोग जो धार्मिक विश्वासों और कर्मकांडों को करते हुए आ रहे हैं, वो उसको जाने समझे बिना उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कहीं न कहीं इस परंपरा को और मजबूत करते आ रहे हैं, जो किसी ज़माने में किसी ब्राह्मण द्वारा, किसी पंडित द्वारा, किसी पुरखों द्वारा स्टार्ट किया गया था। आज हर महीने में कुछ न कुछ कर्मकांड और पाखंडवाद नया स्टार्ट होता है और उसकी एक परंपरा बनती जाती है। लोग इसमें उलझते रहते हैं। इसी वजह से आज जो भी नई पीढ़ी जन्म ले रही है, वह उस परंपरा को जन्म के बाद माँ के प्यार और पिता के मार्गदर्शन में देखती है और अनुसरण करती चली आ रही है। पहले की पीढ़ियों में तो शिक्षा का घोर अभाव था, इसलिए कुछ समाज के स्वार्थी लोग जो नई नई पाखंड को जन्म देकर बहुजन समाज से धन ऐंठने का, उनकी शिक्षा खत्म करने का तरीका अपनाते रहते थे। लेकिन आज बहुजन समाज थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहा है, फिर भी वह जानबूझकर इस पाखंडवाद की तरफ जा रहा है। वह जानना नहीं चाहता है कि आखिर इसको करने से क्या फायदा है और क्यों कर रहा हूं, लेकिन करते हैं। किसी परंपरा पर तर्कपूर्ण बातों के सोचे बिना समाज और परिवार जो आज शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सम्मान समानता से वंचित होते जा रहे हैं, उसके पीछे वजह यह है कि ये झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे धन मिल जाएगा, मुझे ऐशो आराम मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता से वो अनभिज्ञ हैं। उनको पता नहीं चलता कि हम ऐसे काम करेंगे तो हमारा धन का नुकसान है, समय का नुकसान है और शिक्षा का नुकसान है। जो समय मुझे शिक्षा अर्जित करने में, धन एकत्र करने में और अपने सामाजिक स्थिति को बढ़ाने में सहायक है, उस समय का हम उपयोग कहीं और कर देते हैं। इसलिए आज भी लोग गरीबी और अशिक्षा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आजकल इन परंपराओं को जितना ज़्यादा अपनाया जा रहा है, वो उतना ही ज़्यादा समाज को रोगी बना रहा है और समाज में एक तरह का भेद विभेद पैदा करता जा रहा है। अब इन सब की सच्चाई को देखते हुए आज की और आने वाली पीढ़ी को सही मार्ग ले जाने का दायित्व भी अपने ही समाज के लोगों पर है। तो जरूरी है कि ऐसी परंपराओं का विश्लेषण किया जाए और समाज के सामने इन परंपराओं को एक आईने के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि लोग समझ सकें कि ऐसी परंपराएं तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए और इनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, ताकि समाज के लोग इसमें उलझकर अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद ना होने दें। इन रूढ़िवादी परंपराओं पर अगर विश्वास किया जाता है, तो सबसे पहले सवाल उठना चाहिए कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और फिर इनकी शुरुआत होने के बाद लोग इसको अपना कैसे लेते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है जो राजी पटेल जी ने लिखा था। वो कहानी उनकी खुद की किताब लकीर का फकीर में है। मैं उसी का संदर्भ लेकर मैं बहुजन समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहानी पसंद आती है और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी इस तरह है। एक गांव में एक दंपति यानी कि पति पत्नी रहा करते थे, लेकिन दोनों आंख से अंधे थे। अंधे होने की वजह से बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। अब एक समय की बात है कि
अंधी पत्नी घर के आंगन में बने चूल्हे पर रोटी बना रही थी और बगल में उसके अंधा पति बैठा हुआ था। आपस में दोनों की जिंदगी में सुख दुख की बातें करते हुए पत्नी रोटी बनाए जा रही थी, लेकिन इन दोनों को आंखों से दिखाई नहीं देने के कारण एक बिल्ली बगल में बैठकर बनने वाली रोटी पर नजर टिकाए हुए थी। परंतु अंधा होने के कारण वो पति पत्नी बिल्ली की गतिविधियों को देख नहीं पा रहे थे। वह यह भी नहीं देख पा रहे थे कि उनकी रोटी को बिल्ली उठा ले जा रही है। अब जब वो देख नहीं सकते तो कैसे सचेत हो सकते हैं और उस बिल्ली को कैसे भगा सकते हैं, यह भी नहीं सोच पा रहे थे। जब रोटियां बननी बंद हो गई तो पत्नी ने रोटियां इकट्ठा करते हुए रोटी रखने वाले डब्बे में रखने लगी। उसे एहसास हुआ कि वहां रोटियां तो है नहीं, रोटियां कम बनी हुई है। तुरंत वो अपने बगल में बैठे हुए पति से पूछती है कि आपने यहाँ से कोई रोटी हटाई तो नहीं? पति महोदय ने भी अचंभित होकर कहा, नहीं, मैं तो रोटी छुआ भी नहीं हूँ। पति पत्नी काफी चिंतित हो गए। पत्नी बोली, आखिर रोटियां तो मैंने बनाई थी, लेकिन वो रोटियां कहाँ गई? बहुत सोचने विचारने के बाद दोनों एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोटियों को कहीं पास में बैठा कोई शैतान का बच्चा छिपा दिया होगा, या कोई जानवर या कोई बिल्ली ले गई होगी। हम दोनों आंख से अंधे हैं, इस वजह से हम दोनों को पता भी नहीं चला। उस रात को दोनों बची हुई रोटी खाकर, पानी पीकर और बिस्तर पे सोने चले गए। लेकिन बिस्तर पर जाकर वे इस बात पर काफी चिंतन करने लगे कि आखिर रोटियां कौन ले गया, और इस तरह की घटना आगे न हो तो हमें क्या करना चाहिए। अंत में पति ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तुम रोटियां बनाओगी तो मैं तुम्हें पास में बैठकर एक बांस के फटके से अर्थात एक लाठी से जमीन पे पटकता रहूंगा, ताकि अगर कोई जानवर या कोई बिल्ली ऐसी हरकत कर रही होगी तो वह हमारे पास नहीं आए और हम अपनी रोटियों को बचा लेंगे। अगले दिन जब पत्नी चूल्हे पर खाना बनाने बैठी तो पति भी बगल में बैठकर और एक बांस का डंडा लेकर जमीन पर पटकने लगा। सच में यह तरीका कारगर हुआ और उस दिन का भोजन सही सलामत बचा और उन दोनों ने भरपेट खा करके अपने नित्य काम में लग गए। अगले दिन भी ऐसा ही करते। इस तरह वो जब भी खाना बनाते तो जमीन पे डंडे से मारते रहते और इस प्रकार कोई भी जंतु, कोई भी जानवर उनके नजदीक नहीं आता था और उनका भोजन, उनकी रोटियां बची रहती थी। आगे चलकर उसी अंधे दंपति को एक लड़का हुआ और वह लड़का उसी आंगन में खेलकर माता पिता के प्यार और स्नेह से बड़ा हो रहा था और उन लोगों का डंडा मारने की परंपरा को भी देखता आ रहा था। बच्चा आंख से अंधा नहीं था, इस वजह से वह अपने घर में हो रहे सभी रिवाज को गौर से देखता हुआ बड़ा हुआ। जब किसी काम से उसके पिताजी कहीं जाते थे और उसकी माता खाना बना रही होती थी, तब वह माँ अपने बच्चे को डंडा मारने के लिए आवाज लगाती थी। बच्चा भी सुशील था, इस वजह से अपनी माँ की कही हुई बात को मानते हुए चूल्हे के पास बैठकर अपने पिताजी के जैसा जमीन पर डंडा मारने लगता था। धीरे धीरे वह बच्चा इस कार्य को करने में इतना निपुण हो गया कि पिताजी के रहने पर भी जिद करते हुए वह डंडा मारने का काम वह खुद करने लगता था। अब उस बच्चे के दिलो दिमाग पर यह काम अपने पूर्वजों द्वारा दिया हुआ रीति रिवाज के रूप में उसकी जिंदगी के मुख्य दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अंधे पति पत्नी के बच्चे की भी आयु बढ़ रही थी। उसका बच्चा अब जवान हो गया था, जिसकी वजह से उसके माता पिता को उस बच्चे की शादी की चिंता होने लगी थी। अब साथ साथ मन में यह भी बातें आ रही थी, अगर अपने बच्चे की शादी कर दें तो आने वाली बहू को हम दोनों के घर के काम में भी काफी सहायता मिलेगी। अब इस सोच और अरमान के साथ वो अपने सगे संबंधियों से अपने बेटे के लिए एक सुंदर लड़की तलाश करने के लिए कहे। अंत में एक सुंदर, सुशील और समझदार कन्या का रिश्ता भी आया। लड़की पक्ष और लड़का पक्ष वालों ने बड़े ही शानो शौकत के साथ उस बच्चे की शादी कर दी। अंधे माता पिता को अब खाना बनाने से मुक्ति मिल गई। अब बहू ने घर की रसोई से लेकर घर का जो भी काम किया था, उन सभी काम की जिम्मेदारी बखूबी निभाना शुरू कर दिया। अब बहू सुबह शाम उस आंगन में बने चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जब भी बहू खाना बनाने को आए तब उसका पति भी उसके बगल में बैठ जाए। इस प्रकार की गतिविधियों को देखकर बहू मन ही मन बहुत खुश रहने लगी, चलो मेरा पति बहुत ही प्यार करने वाला मिला है। इस वजह से जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ तो मेरा पति मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगता है। लेकिन ये क्या, खाना बनाना जैसे ही शुरू होता है उसका पति एक बांस का फटका लेकर जमीन पर पटकने लगता है। बहू को यह सब काफी अटपटा लगा, लेकिन नई नई बहुरिया होने के नाते वह कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन बांस पटकने की प्रक्रिया रोज उसके पति द्वारा ऐसे ही चलती रही। आखिरकार बहू एक दिन जिज्ञासावश अपने पति से इस फटका मारने की
रहस्य के बारे में पूछ बैठी। अच्छा ये बताइए कि मैं जब भी खाना बनाने बैठती हूँ, तब आप मेरे साथ बैठकर ज़मीन पर ये बाँस का फटका क्यों मारते हैं? उसके पति ने काफ़ी सोच समझ कर बताया कि जब मैंने जन्म लिया था और अपना होश सँभाला था, तब से मैंने अपने घर में अपनी माताजी को खाना बनाते हुए देखता था। तो उस समय मेरे पिताजी भी माँ के बगल में बैठकर ऐसे ही बाँस का फटका ज़मीन पर पटकने लगते थे और जिस दिन पिताजी घर पर नहीं होते थे, किसी काम से बाहर चले जाते थे, तो इस काम की ज़िम्मेदारी मुझे मिलती थी। उसी समय से मैं भी इस काम को देखते हुए आ रहा हूँ और करता आ रहा हूँ। इसी प्रकार ज़मीन पर पटके हुए बाँस के बिना अपने घर में खाना बनाने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं होती थी। यह हमारे घर की एक शुभ परंपरा है जो आज भी मैं अब तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। बस मैं इसके बारे में इतना ही जानता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। मैं अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह विश्वास से जुड़ा हुआ हूँ। यह मामला मेरे पूर्वजों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं भी अपने पूर्वजों की परंपरा को बचा के रखा हूँ। बहू काफ़ी समझदार थी। इस वजह से उसने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। लेकिन अंदर ही अंदर वह परंपरा की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहने लगी। वह हमेशा इस मौके का इंतज़ार करती थी कि कब उसकी सास खुश हो और इस परंपरा की बात अपने सासू माँ के सामने रखे। एक दिन एकांत देखकर बहू अपनी सास से इस फटका मारने वाली परंपरा की बात पूछ बैठी। उसने पूछा, अच्छा सासू माँ, आप ये बताएं कि घर में खाना बनाते समय यह बांस का फटका जमीन पर पटकने की परंपरा क्यों है? सासू माँ तो पहले इस बात को सुनकर अनसुना करके निकल गई, लेकिन बहू ने सोच लिया था आज सासू माँ से इसकी जानकारी लेना जरूरी है। वो जबरदस्ती करने लगी कि सासू माँ बताइए ना, यह परंपरा कब से और घर में क्यों है? इसका क्या उद्देश्य है? बहू बेटी जैसी होती है। अब बहू जिद करने लगी तब सास मजबूर होकर अपनी बहू को पूर्व वाली यानी कि पहले की घटना जो बिल्ली से जुड़ी हुई थी उसने बता दिया। बहू समझ गई कि मेरे सास और ससुर जी की आंख जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी जानवर को नहीं देख पाते थे और इस वजह से अच्छी प्रक्रिया यानी बांस पटक कर जमीन पर मारना अपनाए थे। इसकी वजह से उन्होंने एक तरीका निकाला था कि बांस को जमीन पर पटकेंगे तो कोई जानवर कोई जंतु आसपास नहीं आएगा और हमारा भोजन बच जाएगा। लेकिन मेरे पति और मैं तो आंख से अंधे नहीं हैं। मैं तो बिल्ली को देख सकती हूँ, भगा सकती हूँ, लेकिन फिर भी यह दकियानुसी परंपरा मूर्ख बनाने वाले आडंबर अज्ञानता वाले कर्मकांड को क्यों निभाए जा रहे हैं? उस बहू के जैसा आपको भी तर्कशील होकर सोचना पड़ेगा और बनना पड़ेगा। बहू अपनी सासू माँ से जानकारी प्राप्त करके पति से वार्ता करने के लिए काफी उत्सुक हुई और एक दिन एकांत देखकर अपने पति के साथ बैठकर माता जी के मिली हुई पहले की घटनाओं की जानकारी और अपनी आंखों की रोशनी नहीं होने के कारण उसका समाधान ढूंढना और फिर उनका समाधान बाद में एक परंपरा और कर्म कांड के रूप में अस्थायी होने की बात बताई। बहुत ही तार्किक ढंग से पत्नी ने अपने पति को समझाया कि आपके माता पिता आंखों से अंधे हैं, अर्थात वो अज्ञानी हैं। इस वजह से बिल्ली यानी धूर्त जो है उससे अपने रोटी को सुरक्षित करने के लिए एक परंपरा के तौर पर जमीन पर बांस का फटका मारते थे ताकि कोई बिल्ली या जानवर उनके पास नहीं आए और उनके द्वारा बनाई गई रोटियां न ले जा सके। लेकिन आप और हम तो आंख के अंधे नहीं हैं। आप और हम अज्ञानी तो नहीं हैं। हम दोनों तो देख सकते हैं कि कोई बिल्ली या जानवर आया है कि नहीं। आएगा तब हम उसे भगा देंगे। तो फिर क्यों उस अंधी परंपरा को अपने पूर्वजों की परंपरा मानकर पालन कर रहे हैं? उसका पति काफी समझदार था। इस वजह से वह अपनी पत्नी की तर्कपूर्ण बातों को सुनकर एक बार में ही सारी बातों से अवगत हो गया। फिर स्वयं को ही अवगत नहीं हुआ, बल्कि इस प्रकार की बातों से अपने मित्र मंडली को भी समझाया। लेकिन आज हमारा पूरा पिछड़ा और शोषित समाज, बहुजन समाज, अपने ज्योति विहीन पूर्वजों यानी कि अपने पहले से पूर्वजों की अज्ञानता से अपरिचित होने की बात मानकर चल रहा है। पहले पूर्वजों को ब्राह्मणों ने साजिश के तहत शिक्षा से वंचित रखा, अशिक्षित बनाया, अज्ञानी बनाया। फिर ब्राह्मणों ने प्रत्येक पाखंड को एक फटका मारने की परंपरा की तरह उनके दिलो दिमाग में बैठा दिया। परंतु उस अज्ञानता से निकले हुए हमारे महापुरुषों ने अपने पूर्वजों को बहुत ही समझाने का प्रयास किया और आज भी करते आ रहे हैं। फिर भी आज का बहुसंख्यक समाज, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, बहुजन समाज वाले बाबा साहब के साथ दिए गए संवैधानिक अधिकारों का, उनके ज्ञान का संवैधानिक मार्ग पर उस बहुरिया जैसे तर्कशील होकर चलने के बावजूद भी उन अनावश्यक परंपराओं को बंद करने का निर्णय नहीं ले पाता है। वर्तमान समाज में शिवाजी महाराज के स्वराज और ज्योतिबा फूले जी की शिक्षा, साहू जी के सामाजिक समानता का अधिकार,
बाबा साहेब द्वारा मिले गए न्यायिक अधिकार मिलने के बावजूद भी पूर्वजों की अज्ञानता वाली परंपरा के सामने आज वाली तर्कशील शक्ति वाली पीढ़ी जो है अपने उस क्षमता का विकास नहीं कर पा रहा है जिससे उसके सामाजिक हित, शिक्षा, न्याय और सामाजिक हैसियत को विकसित कर पाए। आज की हर परंपरा उस बिल्ली और उस बांस के फटके जैसी कहानी और परंपरा बनकर हमारे बहुजन समाज को मुंह चिढ़ा रही है। जरूरत है इस अज्ञानता रूपी परंपरा को अपनी इस तर्क शक्ति से सुधारने की, बदलने की, समझने की। जरूरत है इसको छोड़ने की और इस पर तार्किक विवेचना करने की। आज के बुद्धिजीवी लोगों को इस पर लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। इस चैनल पर आगे भी बहुत सारी कहानियां लेकर आऊंगा जिसमें मैं कुछ त्योहारों की हकीकत बताऊंगा, जिसमें उस त्योहारों का शुरुआत कैसे हुआ और वो किस तरह भारतवर्ष में फैल जा रहा है और उससे हमारे समाज को कितना नुकसान हो रहा है, इस बात की जानकारी लेकर आऊंगा। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो कॉपीराइट फ्री हैं। चैनल पर बताया जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या इसका कोई भी हिस्सा आप शेयर कर सकते हैं, या इसका अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।